नाट्य तरंग। मित्रों, आज के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं नाटक पल्लवी का पहला भाग। मूल कन्नड़ लेखक हैं N.K. कुलकर्णी। इसका हिंदी अनुवाद किया है नंदिनी गुंडूराव ने। निर्देशक चिरंजीत। तो आइए सुना जाए नाटक पल्लवी पहला भाग। बज गए 12 बजे। लो सेठ कॉफी के पैसे तो चले। अरे कामेश, कमबख्त जल्दी से उठा वो कप प्लेट, साफ कर वो मेज। अरे जल्दी कर, देखता नहीं गोवा बंबई जाने वाले ट्रक आने शुरू हो गए हैं। अरे उस मेज पर वो कौन लुका पड़ा है? कोई लड़का जान पड़ता है क्या? सो रहा है? ठहर, मैं जगाता हूँ साले को। हमारे होटल को धर्मशाला समझ बैठा है क्या? अरे उठ, अरे उठ, उठता है या तू एक झापड़? मैं सो गया था क्या? मैं सो गया था क्या? साला ऐसा बोलता है जैसे पूरे कर्नाटक का राजकुमार हो। क्या वजह है? दोनों फूट गई हैं क्या? देखता नहीं रात के 12 बज चुके हैं। जा किसी धर्मशाला में जाकर सो। जाता हूँ। कोई सवारी मिलेगी क्या? तो इस राजकुमार को आधी रात के वक्त सवारी चाहिए। कहाँ जाना है? गोवा बंबई। गोवा बंबई हैं? यहाँ मैंगलोर से इतनी दूर? अरे अभी तेरी उम्र ही क्या है? मसें भी नहीं भीगी। घर से भागकर आया है क्या? लो, अपना ड्राइवर ट्रक लेकर आ गया। ओ कामेश, जरा काउंटर पर बैठ, मैं अभी आया। और हाँ, उधर उस बिद्दी को भी खबर कर दे। ड्राइवर साहब, आज 12:05 पर पहुंचू? हाँ, जीप नंबर 3500 गॉन? यस, गॉन। यू टेकिंग? यस, टेकिंग। ब्रिंगिंग बिस्किट्स। खाने के ना? खाने के नहीं, सोने के, सोने के। ओके, टाटा। आज का कोड वर्ड सोना चांदी। सोना चांदी। अब मैं अंदर चलूं, ट्रकों के वो ड्राइवर होटल में जा रहे हैं। पता नहीं आज ये बिब्बी। खैर, मैं भी चलता हूँ। अरे ओ ड्राइवर साहब, ओ ड्राइवर साहब। आखिर आ ही गई। ड्राइवर साहब, क्या बात है? आज या आसपास कोई भी तो नहीं सुन रहा? भूल गई अपना कोड वर्ड? अरे बस बस, भूल कैसे गई? तुझे ये गिलास देने के लिए ही तो हर रोज रात यहाँ होटल में आती हूँ। आधी रात तक तेरा इंतजार करती हूँ। अरे क्यों झूठ बोलती है? इंतजार तुम मेरा नहीं, दाजी साहब के हुक्म का करती हो। अच्छा अच्छा, जल्दी से दादी साहब का हुक्म सुना। कान में सुनो। फिर शरारत। अरे सुन तो। मैं तो ये कह रहा था कि जानते हो, समझ गई? हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, मैं चलती हूँ। मैं भी चलता हूँ। रुकिए ड्राइवर साहब। ओह, इंजन स्टार्ट किया ही था कि फिर किसी ने ठोक दिया। ड्राइवर साहब, एक सीट मिलेगी? सीट? कौन है तुम? अरे, रात के अंधेरे में तुम्हारी शक्ल सूरत दिखाई नहीं दे रही। जरा ट्रक की बत्तियों के सामने खड़े हो जाओ। अरे, 19-20 साल का खूबसूरत लड़का। यहाँ मेरे पास आकर सीट पर बैठ जाओ। हाँ, कौन है तुम? बस समझ लीजिए कि मुसीबत का मारा हूँ। नौकरी की तलाश में घर से निकला हूँ। कहाँ जाना है? कहीं भी। मैं तो गोवा जा रहा हूँ। मैं वहां भी जा सकता हूँ। इतनी दूर? मैं आपके साथ कहीं भी जा सकता हूँ। दूर, बहुत दूर। हैं, पीछे घर में कौन कौन है? घर में? नहीं, कोई नहीं। दरअसल मैं ऐसी जगह जाना चाहता हूँ जहाँ मेरा कोई न हो। क्या नाम है तुम्हारा? नाम?
हाँ, नाम विल्लभ। विल्लभ? बड़ा अजीब नाम है। कुछ पढ़े लिखे हो? अंग्रेजी जानते हो? हाँ, हायर सेकेंडरी पास करके कॉलेज में पढ़ रहा था कि हाँ, ठीक है ठीक है, तुम पर भरोसा किया जा सकता है। आज से आप ही मेरे बड़े भाई हैं। सुनो, तुम्हें गोवा जाने की कोई जरूरत नहीं, यही कर्नाटक में ही नौकरी का इंतजाम हो जाएगा। आपकी बड़ी कृपा होगी। अरे, आपने जेब से ये ट्रांजिस्टर रेडियो जैसा क्या निकाला? तुम इसे वॉकी टॉकी कह सकते हो। मैं अभी अपने हेड ऑफिस से बात करता हूँ। हाँ? बड़े काम का यंत्र है। हेलो हेलो XYZ, हेलो XYZ, ओवर। यस, XYZ। कौन? बिस्किट, मैं एक लड़का भेज रहा हूँ आपके पास। लड़का? ओवर। बड़े ही काम का लड़का है, एकदम रिलायबल, सब काम करेगा। नाम है विल्लभ। मैं इसे बीबी के साथ भेज रहा हूँ आपके पास। मैसेज ओवर एंड ऑल। बेबी, अरे ओ बेबी। आ रही हूँ। क्या है? जरा पास आकर सुन। देख देख, फिर वही शरारत, फिर वही शरारत। ओफो, ये ही बंद कर। देखो, हाँ। इस छोकरे को दादी साहब के पास ले जाना है। मैंने उनसे बात कर ली है। अच्छा, जरा टॉर्च जलाकर देखूं। छोकरा तो चोखा है, लेकिन कुछ शर्मीला है कौन? एकदम गरीब और अनाथ है बेचारा, लेकिन भरोसे का है। मैंने सब जांच पड़ताल कर ली है। तो ठीक है, अभी हमारी जीप नंबर 3500 वापस आएगी, उसी में से ले जाऊं। अच्छा, तो विल्लभ जी। अब इस बिब्बी के साथ ही रहना। हाँ जी। ये हमारे मालिक की खास उल खास है। भैया, मैं तुम्हारा किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं? अच्छा अच्छा, अब मैं चलता हूँ। जीप के लौटने में भी देर है, कॉफी पिएगा? नहीं, इच्छा नहीं। तो आ, उधर सड़क के पुल पर बैठे, जीप आते ही दिखाई दे जाएगी। बहन। क्या? क्या तूने मुझे बहन कहा? हाँ, मुझे चाव था कि मेरी कोई बहन हो। अगर मेरी कोई बड़ी बहन होती तो वो आप जैसी होती। आज से नहीं, आप नहीं, मेरी जैसी लड़की किसी की बहन नहीं हो सकती। लेकिन मैंने तो आपको अपनी बहन मान लिया है। और ये बहन अपने भाई को इतनी निहायत ही गंदे और खतरनाक काम क्यों ले जा रही है? ये आप क्या कह रही हैं? ये आप क्या लगा रखी है? मुझे तुम कहकर पुकारो, मुझे बिब्बी कहो। अगर हम सचमुच भाई बहन होते तो काश मेरा कोई भाई होता। मैंने कहा ना कि क्या नाम बताया था? विल्लभ। कहाँ से आ रहे तू? कासरगोड के पास के एक गांव से। और आप? फिर वही? तुम कहाँ की रहने वाली हो? अब तो यहीं की रहने वाली हूँ। जन्मी पली थी मैसूर में। फिर यहाँ कैसे आई? किस्मत ने मुझे मेहमानों का मन बहलाने के लिए एक दो ऐसे होटलों में पहुंचाया जिनके मालिक ये ताजी साहब हैं। इन्हें मैं पसंद आई और जो अपने साथ यहाँ ले आए। ये ताजी साहब है क्या? बताती हूँ, एक सुन। हाँ? किसी से कहना मत। ना, मेरी कसम। चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं तुम्हारे विश्वास को धक्का न पहुंचाऊंगा। तो सुन, हमारे ये मालिक ताजी साहब तस्करों के बादशाह हैं। तस्करों के इस बादशाह के दरबार में देशद्रोह, रिश्वत, भ्रष्टाचार, अनैतिकता, व्यभिचार, जोर जबरदस्ती और हिंसा का ही दौर दौरा है। पिप्पी बहन, एक बात तो बताओ, ऐसे हालात में तुम यहाँ कैसे रह रही हो? भाग क्यों नहीं गई? अरे दाजी साहब के चंगुल में जो एक बार फंस जाता है वो भाग नहीं सकता। इनके हाथ बड़े लंबे हैं। देख, तो भी तो इसके चंगुल में फंस गया है। अपनी जीप आ गई। ए ड्राइवर, रुक जरा, मैं और ये लड़का तेरे साथ आएंगे। हाँ हाँ, दादी साहब का हुक्म है। रुक जरा, मैं होटल वाले को बताऊं। मैं हाजिर हूँ। जीप की आवाज सुनते ही चला आया था। मैंने ट्रक के ड्राइवर की बात सुन ली थी। आप इस लड़के को लेकर दादी साहब के पास जा रही हो, मेरा सलाम कहना। देखो, मैं जल्दी लौट आऊंगी, पीछे कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आप निश्चिंत रहो। विल्लभ, चल बैठ पीछे जीप में। चलो ड्राइवर।
अरे स्वाभाविक ढंग से बोल, ये ड्राइवर बहरा है। लेकिन उसका डील डॉल तो राक्षस का सा है, मुझे तो डर लगता है। रात के 2 अरे बजे। मालिक का सारा कारोबार रात में ही चलता है, सबके सब निशाचर हैं। अब वहाँ जाकर क्या करेंगे? अरे क्या लड़कियों जैसा सवाल कर रहा है? नहीं, मैंने वैसे ही पूछा। मुझे वहाँ छोड़कर अरे कुछ दिन मैं भी वहीं रहूंगी, हमारे लिए वहाँ एक अलग कमरा है। यानी कि मैं तुम्हारे साथ? अरे हम का मतलब है लड़कियाँ। मैंने एक ऐसी तरकीब सोची है कि तू भी हमारे साथ रह सकेगा। विलायती साड़ियों का बंडल जीप में है। हाँ, साड़ियों का बंडल? अब देख, ज्यादा माथा पच्ची मत कर, तू वहाँ मेरे साथ रहेगा। हाँ, जीप एकाएक रुक क्यों गई? अरे बातों में पता ही नहीं चला कि हम मंजिल पर पहुंच गए हैं। लेकिन रात के इस अंधेरे में यहाँ हमें ऊंची दीवार और लोहे के गेट के सिवा तो कुछ दिखाई नहीं देता। इसी के पीछे दाजी साहब का आधुनिक साजो सामान से लैस समीदोस किला है, जिसमें वायरलेस जनरेटर है, टेलीफोन का जाल है, गुप्त माइक्रोफोन वाले कमरे हैं, 3 मंजिली तहखाने हैं, सजा देने के लिए यंत्रणागार हैं, बिजली के बटन वाले गुप्त दरवाजे हैं और हथियारबंद सिपाही है। अच्छा चल अब जीप से उतर। जीप अपने आप चली गई? उसकी ड्यूटी हमें यहाँ तक पहुँचाने की ही थी। पर इस गेट पर तो कोई नहीं। अरे गोरखा चौकीदार अंदर है, वो मुझसे कोड वर्ड सुनकर ही दरवाजा खोलेगा। लेकिन उससे पहले तू जल्दी से ये साड़ी पहन। मैं साड़ी पहन लूं? रात के समय इस गेट से कोई पुरुष अंदर नहीं जा सकता। लड़कियों के लिए कोई मनाही नहीं। और क्यों मनाही नहीं, ये तो तू समझ ही गया होगा। हाँ, लेकिन लेकिन छोड़। जैसे मैं कहती हूँ ना, जल्दी से इन्हीं कपड़ों के ऊपर साड़ी पहन ले। हाँ। लड़की समझकर गोरखा चौकीदार तुझे अंदर जाने देगा। अरे झिझक रहा? अरे तू कोई लड़की तो है नहीं कि इज्जत आबरू लुटने का डर हो। और फिर यहाँ तक पहुँचकर तू लौट भी नहीं सकता। अरे मैं भी कैसे भुलक्कड़ हूँ। अरे तुझे साड़ी बांधनी तो आती नहीं होगी। अच्छा ठहर, मैं बांध देती हूँ। नहीं, मैं कोशिश करता हूँ। साड़ी एकदम ठीक बंध रही है। मेरा अनुमान ठीक निकला। ये लड़का नहीं, लड़की है। लेकिन इसने बाल कटवाकर लड़के का भेष क्यों बनाया? खैर, अंदर पहुंचकर सब मालूम हो जाएगा। क्यों, साड़ी ठीक बंधी है? हाँ, चलेगी। आजा रुक, मैं दरवाजा खुलवाती हूँ। सोना चांदी, सोना चांदी, सोना चांदी। कौन? मैं हूँ बिब्बी, और मेरे साथ अरे सिर्फ एक लड़की। देखो। ठीक है, चलो अंदर। अरे वाह बिब्बी बहन, तुम्हारा कमरा तो बड़ा ही सुंदर है। कैसे कलात्मक ढंग से बढ़िया सजा हुआ है। अरे इसका फर्श तो आईने की तरह चमक रहा है। और ये सोफा सेट तो। बिब्बी बहन, मुझे इस तरह घूर घूर कर क्यों देख रही हो? इधर आ, बाथरूम के पास। क्या बात है? सोफा सेट के पास गुप्त माइक्रोफोन लगा है। हम वहाँ जो भी बात करेंगे वो टेप पर रिकॉर्ड होकर मालिक के कानों तक पहुँच जाएगी। मुझे तुम सिर से पांव तक इस तरह क्यों देख रही हो? मुझे जीप में ही शक हो गया था कि तू लड़की है। नहीं, और जब तूने ठीक ढंग से साड़ी बांधी तो शक नहीं रहा, तू लड़की है। अरे मेरे गले से क्यों लिपट रही है? ठीक तरह से बात कर। बेबी बहन, मुझे माफ कर दो बेबी बहन, तुमने ठीक पहचाना। मैं साड़ी पहनने के लिए ही पैदा हुई हूँ। तो फिर किस इरादे से बाल कटवा कर लड़के का भेष बनाया? दरअसल मैं तुम जैसी ही एक बेसहारा और अनाथ लड़की हूँ। मेरा नाम है पल्लवी।
पल्लवी, मैं जब रोजी रोटी की तलाश में घर से निकली तो मेरे मन में रूप और जवानी के भूखे भेड़ियों का भय था। हाँ, और तूने लड़के का भेष बना लिया। हाँ। लेकिन तुझे रोजी रोटी की तलाश में घर से निकलना क्यों पड़ा? देख, तूने मेरे साथ बहन का रिश्ता जोड़ा है, अब झूठ ना बोलना। मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ कि तेरा राज मैं कहीं जाहिर नहीं करूंगी। चल शुरू हो जा। बड़ी लंबी कहानी है। तुम्हें सच्चे दिल से अपनी बड़ी बहन माना है तो कुछ भी नहीं छिपाऊंगी। बोल। मेरे पिता स्वदेशी कपड़े के व्यापारी थे। अचानक व्यापार में ऐसा घाटा पड़ा कि सारी जमीन जायदाद बिक गई। इसी गम से खुल खुल कर पिताजी की मौत हुई। बिना दवा दारू के मेरा एक छोटा भाई भी परलोक सिधार गया। बाकी बची मैं और मेरी माँ। तब मैं हायर सेकेंडरी करके कॉलेज में पहुंची थी। हम एक किराए के मकान में रहने लगे। घर का खर्च चलाने के लिए माँ ने एक फैक्ट्री में नौकरी कर ली। खर्च में कटौती करने के लिए मैंने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी। मुझे नृत्य का शौक था। अच्छा। माँ जब फैक्ट्री चली जाती तो मैं नृत्य का अभ्यास करती और बाजार से राशन पानी लाती। राशन की दुकान पड़ोस में ही थी। उसका मालिक आत्माराम मेरे स्वर्गीय पिता को थोड़ा बहुत जानता था। और फिर वो कठिन समय आया जब कीमतें आसमान को छूने लगीं और आत्माराम की राशन की दुकान पर लंबे क्यू लगने लगे। लेकिन मुझे क्यू में ज्यादा देर खड़ा रहना नहीं पड़ता था। क्यों? आत्माराम चोरी से मुझे अलग सामान दे देता। अच्छा। खाली होता तो हमारे घर का हालचाल पूछने लगता। मुझे वो अच्छा लगने लगा। मैं उसे अंकल कहने लगी। बातों बातों में पता चला कि कई साल हुए उसकी पत्नी एक लड़के को छोड़कर परलोक सिधार गई थी। बाद में लड़का भी कहीं खो गया था। अपने निजी मकान में आत्माराम अकेला रहता था और रात को जब वो दुकान का काम खत्म कर लेता तो घर जाकर खुद अपना खाना बनाता। ये सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। एक दिन मैंने उसके घर की चाबी ली और जाकर उसका खाना तैयार कर दिया। पल्लवी भाई, आज तुमने बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बनाया। मैं सच कहता हूँ कि पत्नी की मौत के बाद मैंने आज पहली बार ऐसा स्वादिष्ट खाना खाया है। अंकल, मैं रोज ही आकर आपका खाना बना जाया करूँगी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है ये आप मुझ पर छोड़िए। और हाँ अंकल, मैं तो हैरान रह गई ये देखकर कि आपके घर में काव्य की ढेर सारी पुस्तकें रखी हैं। बेटी, मेरे एकाकी जीवन की यही साथी हैं। एक कॉपी में आपने अपने हाथ से भी कुछ कविताएं लिखी हैं। क्या बताऊं पल्लवी, ये आत्माराम बनिया होने पर भी कवि की प्रतिभा रखता है। तुम कह सकती हो कि मैं लोगों को राशन देने वाला रैशनल कवि हूँ। राशन वाला रैशनल कवि? अरे वाह अंकल, आप तो अंग्रेजी के भी स्कॉलर हैं। इतनी शिक्षा और प्रतिभा के रहते आपको तो वाकई कवि बनना चाहिए था। आप राशन के दुकानदार क्यों बन गए? इसलिए बेटी कि आदमी कविता खाकर नहीं, राशन खाकर जिंदा रहता है। और वैसे अगर देखा जाए तो मैं दुकान पर राशन नहीं कविता बेचता हूँ। अंकल, आप तो बहुत बड़े कलाकार हैं। कलाकार ही नहीं, कला पारखी भी हूँ। लो ये चाबी और मेरा ये अंदर का कमरा खोलो। क्या है इसमें? दरवाजा खोलकर खुद ही देख लो ना। अच्छा। अब जलाओ बत्ती। अरे वाह, नटराज की मूर्ति। पल्लवी, पंचलौह की बनी है ये मूर्ति। दक्षिण भारत की कला और संस्कृति का ये सर्वश्रेष्ठ नमूना है। अंकल, नटराज की ऐसी सुंदर, ऐसी भव्य, ऐसी विशाल और ऐसी कलात्मक मूर्ति मैंने कभी नहीं देखी। मेरा तो जी चाहता है कि मैं अभी इसके सामने नृत्य करूं, अपने नृत्य से नटराज की आराधना करूं। क्या तुम नृत्य जानती हो? अरे हाँ, मैं तो नृत्य की दीवानी हूँ। अच्छा? हाँ, मैंने नृत्य सीखा हुआ है और आजकल अभ्यास कर रही हूँ। अरे वाह, जरा नाच कर दिखाओ। नहीं, आज नहीं, काफी देर हो गई है। माँ फैक्ट्री से आ गई होगी।
तुम्हारी माँ की हालत पर पल्लवी मुझे बड़ा तरस आता है। राम 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 राम। अरे जिसके घर में नौकर चाकर थे वो आज बेचारी खुद नौकरी करती है। अच्छा अंकल, मैं चलूं? और हाँ, राशन के पैसे तो दिए ही नहीं। पैसों की जरूरत नहीं है। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? बेटी, आज तुम्हारे आने से मेरे जीवन का सूनापन दूर हो गया। मुझे आज ऐसा लगा जैसे मेरा खोया हुआ लड़का मुझे वापस मिल गया हो। आज मैं अपनी पत्नी की मौत का दुख भी भूल गया हूँ पल्लवी। अंकल, आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? दूसरी शादी? पल्लवी, मेरी उम्र जानती हो ना? पूरे 46 का हो गया हूँ। हाँ, लेकिन आपके कोई संतान जो नहीं है। अगर मेरे भाग्य में संतान होती पल्लवी, तो मेरा इकलौता बेटा क्यों चला जाता। उसका नाम जनार्दन था। अगर आज वो होता तो 23 बरस का गबरू जवान होता। कहाँ चला गया आपका बेटा? वो मछली पकड़ने के लिए समुद्र तट पर गया था और वापस नहीं लौटा। पता नहीं वो समुद्र में डूब गया या किसी मगरमच्छ के पेट में चला गया या कोई चोर उचक्का उसे उठा कर ले गया। अगर वो जिंदा होगा तो एक दिन आपको जरूर मिलेगा। नहीं पल्लवी, नहीं, अब कोई आशा नहीं। अच्छा, मैं चलूं? पल्लवी, जाने से पहले एक वायदा करो। क्या? तुम मेरे घर आती रहोगी? जरूर, लेकिन अंकल पहले आप भी कभी हमारे घर आइए। अगर तुम अपना नृत्य दिखाओगी तो मैं जरूर आऊंगा। तो एक बार आइए। हाँ, एक बार नहीं, कहो आते रहिए। अच्छा, आते रहिए। पल्लवी, भाई सच बात तो यह है कि मैं पड़ोसी के नाते तुम माँ बेटी की कुछ सहायता करना चाहता हूँ। तुम्हारे बाप को मैं जानता था, उस पर स्वदेशी का ऐसा भूत सवार था कि तुम लोगों को कंगाल बनाकर छोड़ गया। तुम्हारी माँ छोटी उम्र में विधवा हो गई, बेचारी। सचमुच मुझे उस पर बहुत तरस आता है। अच्छा, तुमने बुलाया है तो मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा। और आत्माराम का हमारे घर आना जाना शुरू हो गया। उसकी दुकान से हमारे घर राशन मुफ्त पहुंचने लगा। माँ को सहारा मिला। और एक दिन ऐसा आया जब माँ ने आत्माराम से शादी कर ली। अच्छा। हम अपना किराए का मकान छोड़कर आत्माराम के मकान में आ गए। माँ ने फैक्ट्री की नौकरी छोड़ दी। कुछ ही अरसे बाद मुझे 2 बातें मालूम हुई। क्या? एक तो ये कि पिछले कमरे से पंचलौह की नटराज की विशाल मूर्ति गायब थी। उसकी जगह वहां देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियां रखी थीं। एक दिन वो मूर्तियां भी गायब हो गईं। अरे, दूसरी बात मैंने ये देखी कि वो राशन में मिलावट करता है, चीजों की चोर बाजारी करता है और शराब पीता है। जब वो शराब पीकर आता तो मेरी माँ की बजाय वो मुझसे ही बातें करता। माँ को ये अच्छा न लगता। मन ही मन वो मुझसे जलने लगी, मुझ पर शक करने लगी। आत्माराम ने उसे मारना पीटना शुरू किया। आखिर एक दिन विस्फोट हो ही गया। क्या? शाम का वक्त था। माँ एक रिश्तेदार के यहाँ गई हुई थी। मैं नृत्य की प्रैक्टिस कर रही थी। तभी किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। अभी दरवाजा खोलती हूँ। अरे अंकल, आप? नाच रही थी? नाचो पल्लवी, नाचो। आज आप इतनी जल्दी दुकान बढ़ाकर कैसे आ गए? देखो ना, आएगा। हाँ? आपने दरवाजा क्यों अंदर से बंद कर दिया? चलो अंदर। आप तो नशे में हैं। नशे में होते हुए भी मैंने
सुध-बुध नहीं खोए है। पल्लवी नाचो, इतना नाचो कि आंखें तृप्त हो जाएं, मन तृप्त हो जाए। आहा, लता के समान लचकती बल खाती तुम्हारी ये कंचन काया, पल्लव के समान कोमल कोमल ये हाथ। नाचो पल्लवी, नाचो। अंकल, आप होश में नहीं हैं। अंदर जाकर आप सो जाइए। माँ अभी तक नहीं आई अंकल। तुम्हारी माँ नहीं आई? नहीं। चलो अच्छा ही हुआ। अब मेरी मयूरी, नाचो, जी भर कर नाचो। अरे इसका पसीना पसीना क्यों हो रहे हो? अंकल, आप मेरे पास मत आइए। अभी माँ आ गई तो मैं कहती हूँ आप अंदर जाकर सो जाइए। क्यों सो जाऊं? मुझे क्या हुआ? कोई बीमार थोड़ा, एकदम भला चंगा हूँ। डरो मत मेरी पल्लवी। हरी पल्लवी, अजय पल्लवी, कपूर पल्लवी। नहीं छोड़िए मुझे। नहीं, क्या कहती हो? पल्लवी 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 एकदम रूप की रानी, नाचो। तुम इन्हें से सब कहा करना, तो मैं घर आऊंगा तो नाच कर दिखाओगी। नाचो मेरे साथ, नाचो मेरे साथ, नाचो। तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। कोई आज तो मैं तुम जल्दी आ गए। क्यों आ गए जल्दी? इतनी देर तक दरवाजा खोला क्यों नहीं? मैं खोल रही थी, लेकिन ठंड के कारण जल्दी खुला नहीं। झूठ बोलती है कुड़े। ठंड में भी तुम पर जो गर्मी चढ़ी है। लगता है तुमने कुछ गलत समझ लिया। गलत नहीं, ठीक ही समझ लिया है। तू मेरी सौत बन गई है। खबरदार जो मुझे माँ कहा तो। अब इस घर में या तो मैं रहूंगी या तू ही रहेगी। तो ठीक है, तुम ही इस घर में रहो, मैं जाती। जा, दफा हो जा। पल्लवी, हेलो पल्लवी, अरे सुनो तो पल्लवी। नहीं पल्लवी, इस घर से मेरा कोई संबंध नहीं। मैं हमेशा हमेशा के लिए तो ये था पल्लवी नाटक का पहला भाग। मूल कन्नड़ लेखक थे एन.के. कुलकर्णी, हिंदी अनुवादक नंदिनी गुंडूराव और इस नाटक का निर्देशन किया चिरंजीत ने। आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे इसी नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।